मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार मैं फिर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ जो बहुत ही आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि इफ़ यू थॉट, यदि आप सोच सकते हैं तो यकीन मारिए यू कैन डू इट। अगर आप सोच सकते हैं तो आप उसे कर भी सकते हैं। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आपके सामने कुछ बताने जा रहा हूं जो वास्तव में हिस्ट्री में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत चर्चित है, और आने वाले जब भी किसी ऐसी चीजों की बात की जाएगी तो इस व्यक्ति का नाम बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिया जाएगा। उसका नाम क्या है? कैरोली। देखिए, कैरोली जो है, कैरोली क्या एक हंगरियन आर्मी का एक मेंबर रहता है। कैरोली एक हंगरियन आर्मी, यानी कि उसका जन्म जो बर्थ प्लेस है वो हंगरी का है। वो थोड़े दिन बाद जब वो 20 या 22 साल का होता है तो हंगरी के आर्मी में वो भर्ती हो जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे आप कोरोना को लेके थोड़ी देर के बाद आपने कोरोना आया नहीं कि आप परेशान होने लगे बिल्कुल कि भाई कोरोना आ गया, अब क्या हो गया, अब तो धरती पलट गई, अब तो दुनिया बदल गई। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि एक कैरोली व्यक्ति था, कहाँ का? हंगरी का। जब वो बड़ा हुआ तो हंगरी के आर्मी में वो भर्ती हो गया। जब वो हंगरी के आर्मी में भर्ती हो गया तो उसका एक पैशन था शूटिंग करना। क्या शूटिंग करना? तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का वो शूटिंग करता था। ठीक है, जब वो 25 मीटर रैपिड फायर का शूटिंग करता था तो वो जब आर्मी में भर्ती हो गया तो 1936 में फर्स्ट टाइम वो पार्टिसिपेट करना चाहता था ओलंपिक में। किसमें? ओलंपिक में। तो उसने, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझिए कि अगर कोई व्यक्ति 1936 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो क्या उसके पीछे उसने मेहनत नहीं की होगी? की होगी। कम से कम 5 साल 10 साल लगाए होंगे। तब उसने क्या किया? 1936 के ओलंपिक में उसने भाग लेना चाहा, या कि सोचा कि मैं भाग लूंगा। लेकिन हुआ क्या? वो एक सर्जेंट था, यानी एक सर्जेंट था। सर्जेंट मीन्स कि वो एक कमीशन ऑफिसर नहीं था। कमीशन ऑफिसर का मतलब कि एक छोटा सा कर्मचारी था, कोई ऑफिसर नहीं था। इसलिए जो ओलंपिक के नियमों के अनुसार 1936 का एक नियम था कि अगर कोई भी सैनिक तभी पार्टिसिपेट कर सकता है या तो वो कोई अदर हो, अगर वो डिफेंस पर्सन है तो कम से कम कमीशन ऑफिसर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो कमीशन तो था नहीं, वो क्या था? सिर्फ एक सर्जेंट था। इसलिए उसको 1936 में पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया गया और उसको भाग नहीं लेने दिया गया। लेकिन देखिए, कैरोली एक ऐसा व्यक्ति था, उसने हार नहीं मानी। बस उसका एक ही सपना था कि मैं जब भी जीतूंगा तो गोल्ड मेडल जीतूंगा ओलंपिक का। फिर उसने क्या किया कि वो अपने प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा और कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा। उसके बाद वो, आपको पता ही है कि हंगरियन आर्मी का वो मेंबर था। 1938 में 1938 में एक ट्रेनिंग के दौरान उसका जो राइट हैंड था, मास्टर हैंड था, वो बम से उड़ जाता है। क्या उड़ जाता है? बम से। उसका जो राइट हैंड है वो खत्म हो जाता है, यहां से उड़ जाता है। उसके बाद जब 1938 में उसका राइट हैंड खत्म हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि अब तो कैरोली का सपना खत्म हो गया, यानी अब कैरोली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है ओलंपिक में। जो उसके कंपटीटर होते हैं, जो उसके प्रतिद्वंदी होते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा एक कंपटीटर खत्म हो गया। यानी 1938 में कैरोली का हाथ आर्मी ट्रेनिंग के दौरान बम से उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। जो उसका मास्टर हैंड था, देखिए किस्मत की बात है कि उड़ना ही था तो लेफ्ट उड़ जाता, लेकिन कौन सा उड़ा? राइट हैंड उड़ गया। उसके बाद ये हॉस्पिटलाइज हुआ। हॉस्पिटलाइज के बाद जब ये 2 महीने के बाद हॉस्पिटल से बाहर आया तो इसके चेहरे पे थोड़ी भी सिकन नहीं थी। इसने कहा कि मेरा एक ही एम है कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूंगा। इसने प्रैक्टिस फिर से शुरू की, और अब राइट हैंड से नहीं, क्योंकि राइट हैंड तो रहा ही नहीं। अब उसने लेफ्ट हैंड को ही अपना मास्टर हैंड बनाया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि 1938 में वो ठीक होके आया था, और अगला ओलंपिक जो 1940 कहाँ होना था? टोक्यो में होना था। 1940 का ओलंपिक होना था वो टोक्यो में होना था। और 1938 से जब वो ठीक होके आया तो उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। जब उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी तो नियमों में कुछ बदलाव आ गया। यानी आपको पता है कि 1936 में कोई भी सर्जेंट, यानी कि कोई भी कर्मचारी भाग नहीं ले सकता था, अधिकारी ले सकता था। जबकि 1940 के ओलंपिक में क्लियर कर दिया गया कि चाहे वो कर्मचारी हो या वो अधिकारी हो, सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
तो उसको एक मौका मिला, लेकिन उसका हाथ तो उड़ चुका था। उसने 2 साल पूरी प्रैक्टिस की कि अब हम 1940 में टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वही बात आपको पता है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है, और उसके कारण 1940 का जो टोक्यो ओलंपिक है वो सस्पेंड हो जाता है और नहीं होता है। लेकिन कैरोली एक कितना महान, एक कितना ग्रेट आदमी था, उसने यहां भी हार नहीं मानी। वो अपनी प्रैक्टिस को लगातार करता रहा और लगातार करता रहा। फिर जब अगला ओलंपिक होना था 1944 जर्मनी में, तो आपको पता है कि जो 1944 वाला यानी कि जर्मनी का जो ओलंपिक था, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही कैंसिल हुआ था। यानी कि ये दोनों ही ओलंपिक सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए कैंसिल हो गए थे, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति का पेशेंस देखिए, यहां भी वो अपनी हार नहीं मानता है और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखता है। जबकि उसके कंपटीटर तो क्या सोचते हैं, अब तो कैरोली का हाथ नहीं रहा और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जब कैरोली 1944 का जब ओलंपिक कैंसिल हो जाता है, फिर वो किसकी तैयारी शुरू कर देता है, 1948 का। कहां होता है वो ओलंपिक, लंदन में होता है। अब वो इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दिया कि अब मैं 1948 में लंदन में खेलूंगा। तो जब 1948 लंदन का ओलंपिक होता है, तो जब ये कैरोली वहां पहुंचता है, तो जो इसके कंपटीटर होते हैं वो इसको सहानुभूति देते हैं, इसके साथ सिंपैथी जताते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा हाथ उड़ गया, किसी के साथ हो सकता। कैरोली ने क्या कहा, नहीं तुम हम पे सिंपैथी मत जताओ, मैं भी तुम्हारा एक कंपटीटर हूं और मैं तुम्हारे साथ लड़ने आया हूं, तुमको देखने नहीं आया हूं। कैरोली 1948 के ओलंपिक में भाग लेता है और फर्स्ट टाइम 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में ये गोल्ड मेडल जीतता है, वो है कैरोली। उसके बाद जब यहां से एक गोल्ड मेडल उसने जीता, तो फिर भी उसने वहां अपने ध्यान को नहीं भटकाया और अगला ओलंपिक 1952 कहां होता है, हेलेंस्की में होता है, और यहां भी उसने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता। तो उसने 1952 में भी गोल्ड मेडल जीता। तो पहली बार 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अगर कोई फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल जीता तो कौन है, कैरोली। आप मेरी बात को समझिए, मैं इतनी सी बात इस चीज से बताना चाहता हूं, आप इनके बारे में पढ़िए, जानिए। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो 1936 में पार्टिसिपेट करना चाहता था, वो सोचिए 10 साल पहले से तो मेहनत कर रहा था कि मैं 1936 में पार्टिसिपेट करूंगा, लेकिन 1936 में उसको रोक दिया गया क्योंकि वो सर्जेंट था। 1940 में इसलिए रुक गया क्योंकि ओलंपिक ही कैंसिल हो गया। 1944 में भी रुक गया, वो भी ओलंपिक कैंसिल हो गया। फिर उसने 1948 की तैयारी की और 1952 की तैयारी की और यहां दोनों जगह जीता। आप सोचिए कि वो कितनी देर पहले से प्रिपरेशन किया होगा कि मैं इसमें भाग लूंगा। लेकिन उस बंदे का पेशेंस देखिए। मैं इस बात से इतना समझाना चाहता हूं, जैसे अभी आप लोगों ने देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना चल रहा है, 2 महीने 2.5 महीने लॉकडाउन नहीं हुआ कि जैसे आप लोग सोच रहे हैं स्टूडेंट्स की धरती पलट गई, अब क्या होगा। आपके दिल में यानी कि 2 महीने का पेशेंस नहीं है। अरे आप तो स्टूडेंट है, बस आपको सिर्फ ये चीजें हैं कि मुझे कुछ करना है, सिर्फ एक एग्जाम। आप क्या है, फॉर्म पे फॉर्म आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आप भरते रहते हैं और वहीं के वहीं रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना यार। सिर्फ एक फॉर्म, ओनली वन, यानी कहने का मतलब अगर हमारे सामने से एक फॉर्म आएगा तो बस हम दूसरा एग्जाम नहीं देंगे। आपको इस लेवल की तैयारी करनी है। लॉकडाउन तो चलेगा, इसमें ज्यादा आप अपनी तैयारी रखिए। जिस दिन एग्जाम आएगा फिर आप उस दिन एक्सक्यूज की किताब खोल देंगे और यही कहेंगे क्या करें, हम तो लॉकडाउन में पढ़ नहीं पाए, तो घर चले गए, तो घर नहीं गए, तो ये हुआ, तो वो हुआ, फलाना वर्ग की बातें आप एक्सक्यूज सुनाना शुरू कर देंगे। देखिए एक्सक्यूज से कुछ होने जाने वाला नहीं है। एक्सक्यूज आप सुनाते रहेंगे, आपकी एक्सक्यूज सुनने वाला या कोई नहीं है। कहने का मतलब जब ये व्यक्ति इतना पेशेंस करने के बाद गोल्ड मेडल जीत सकता है, तो अगर 2 महीने का अगर लॉकडाउन हो जाता है तो क्या हम लोग डिस्टर्ब हो गए? ऐसा कुछ नहीं। हमें अपना लॉकडाउन है, गवर्नमेंट में लॉकडाउन लगाया, बहुत अच्छी बात है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, लेकिन अपने एम से मत भटकिए। आपका एम गवर्नमेंट जॉब है। जब तक आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले लेते तब तक आप अपने एम से मत भटकिए। कहने का मतलब लॉकडाउन 2 महीने का, ये फिर खत्म होगा, ऐसा नहीं। कोई भी चीज अगर हमारे ऊपर विपत्ति आती है तो लाइफ टाइम के लिए नहीं आती है, फिर थोड़े दिन बाद खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब आप तैयारी छोड़ चुके होंगे, फिर आपके पास
रिटर्न यानी कि बैक नहीं जा पाएंगे, इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखें। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप 10 घंटे प्रैक्टिस करते थे, ना 10 घंटे करिए, 8 घंटे करिए, 7 घंटे करिए, 6 घंटे करिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को बंद मत करिए। नहीं तो जिस दिन आपका ये लॉकडाउन खत्म होगा उस दिन आपको फिर बैक आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बंदे के बारे में आप सोचिए, कैरोली के बारे में, जिसने 20 साल पेशेंस करने के बाद यहाँ गोल्ड मेडल जीता है, और हम 2 महीने में इतने हतोत्साहित हो जाए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो मैं इस माध्यम से आपको यही समझाना चाह रहा था कि कोरोना है, लेकिन कोरोना में आपको अपना, भाई कोरोना है तो क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं? कोरोना है तो क्या आप कपड़े नहीं पहन रहे हैं? कोरोना है तो क्या आप अपना कौन सा काम नहीं कर रहे हैं? कोरोना सिर्फ पढ़ाई के लिए है कि कोरोना में पढ़ाई नहीं होगा? ऐसा क्यों भाई? आप घर में बैठे हैं, अब तो आपके पास और मौका है, और पढ़िए, इतना पढ़िए कि सिर्फ ओनली 1 एग्जाम, यानी कि सिर्फ आपके सामने एक एग्जाम आए और वो आपके जीवन का आखिरी एग्जाम हो। ठीक है, तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ आपको चीजें बताना चाहता था। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।